ईरान की बात करूं सर, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को एक तरीके से उसको बंद कर देना एक रिटेलिएटरी वेपन की तरह उसने यूज़ किया है। ऐसे में चाइना के साथ ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहीं ना कहीं ऐसे कट होती है। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करने का, और बाकी उसका जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनको किस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? देखो, ईरान ने तो वो कर दिया जो उसके फ़ायदे के लिए था। ईरान ने ये दिखा दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कंट्रोल करता है ईरान, इसको अमेरिका भी नहीं खोल पाया। और आज की तारीख में जो देश ईरान के साथ अच्छे दोस्त हैं उनको वो निकलने देगा। जब चीन की बात आ रही है, चीन का 90% ईरान का जो ऑयल है वो चीन की तरफ जाता है, मगर चीन के टैंकर तो जा रहे हैं, चीन के टैंकरों को तो अलाउ कर रहा है वो, इसमें तो कोई शक नहीं। चीन ने तो इन्वेस्टमेंट बहुत किया हुआ है ईरान के अंदर। और ये भी सच्चाई है, किसी समय में भारत भी 28% ऑयल लेता था ईरान से। वो जब था कि 2015 से पहले, जब 2018 के अंदर JCPO, जिसको बोलते हैं जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, अमेरिका बाहर निकल गया था, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, हमें ओवरनाइट उसको जीरो करना पड़ा। ये दुख की बात है। चाइना वहाँ से खरीदता रहा। तो ये जो सोच रहे हो कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ सबके लिए बंद है, शायद वो नहीं है। वो जो ईरान उन शिप को अलाउ कर रहा है जो उनके मित्र देश है, और चाइना की शिपें तो जैसे सुनने में आया ज़्यादातर वो उसको तो निकलने दे रहा है। भारत डिप्लोमेसी में लगा हुआ है, भारत की 2 ओल्ड टैंकर निकले, मुझे लगता है हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि भारत की नीति है कि हम तो बोलते हैं कि भाई लड़ाई बंद होनी चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी शुड टेक ओवर, और किसी चीज़ का हल बैटल फील्ड में नहीं है, वो एक प्रकार टेबल पे है, डिस्कस करके है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को सफलता मिलेगी। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद करने का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है एनर्जी मार्केट्स पर आने वाले समय में? मुझे लगता है कि इसका तो इम्पैक्ट होने वाला ही है। ईरान ने यही नहीं किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया, मगर इसके साथ साथ इसने जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टूरिज़्म था वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो एनर्जी सेक्टर में ऑयल में जहाँ की ऑयल प्रोडक्शन थी और स्टोरेज फैसिलिटी, उसको भी काफ़ी हद तक डेंट मिला है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुल भी जाएगा, आपके ऑयल के रेट स्टेबलाइज होने में अगले 2-3 महीने लग जाएंगे। आज जो $65 पर बैरल था, 50 से 60 के बीच में, फिर 65 हुआ, आज वो बढ़ के $110 पर बैरल तक चला गया। इसका मतलब जब आपका ऑयल के रेट इतने तेज़ी से बढ़ेंगे, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगा, क्यों ऑयल के रेट बढ़ेंगे, उसके इम्पैक्ट से सब चीज़ के रेट बढ़ेंगे, खाने पीने का सामान भी बढ़ेगा। एक चीज़ हम बूझ रहे हैं, यूरिया भी वहीं से आता था, जो फर्टिलाइज़र बनाता है, उसका भी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। तो वाकई ये जो छोटे छोटे देश हैं साउथ एशिया के, उनके ऊपर तो बहुत बड़ी मार पड़ी है। भारत प्रिपेयर था, इसलिए भारत को इतने ले, मगर वाकई इकॉनमी पड़ेगा। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो 0.5% GDP कम हो सकती है भारत की भी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार से दिख रहा है। और LNG LPG हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो ऑयल है वो हम वेल प्लेस्ड है, क्योंकि हमने जो डिफरेंट अपने आप को एंटिटी से लेना स्टार्ट, डाइवर्सिफाई जिसको बोलते हैं, वो कर दिया। मगर जो LNG के सोर्सेज कम हैं, कर दिए हमने, बढ़ाए हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं हम, बाकी देशों से भी स्टार्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से भी ले, मगर इसमें टाइम लगेगा। तो ये सच्चाई है। इसके कारण इकॉनमी डगमगाएगी। अगर ये खुल भी जाता है, रेट्स जो हैं ऑयल और गैस के स्टेबलाइज होने में अगले 2-3 महीने लगेंगे। ईरान की इंटरनल सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरा ईरान यूनाइटेड है, लेकिन जब अली ख़ोमेनी की डेथ हुई थी उस समय डिवाइडेड था ईरान। एक ऐसा सेक्शन था जो मौन कर रहा था उनकी डेथ, एक ऐसा सेक्शन था जो सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन प्रेजेंटली आपको क्या लगता है कि मुज्तबा ख़ोमेनी जो उनके बेटे अली ख़ोमेनी के हैं, हालांकि उनको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि डिसफिगर्ड हो गए अटैक में, और अभी तक सामने नहीं आए हैं कोई खुल करके, उनकी ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर्स भी नहीं अवेलेबल हैं कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है। अभी जो ईरान है, आपको लगता है प्रेजेंट रेजीम से फ़ाइन है? इज इट ओके विद द प्रेजेंट रेजीम? देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो अभी कोई इंटरनेट डिसेंट तो दिख नहीं रहे।
वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करता, वहाँ पर जो ईरान में होता है वो चीज़ तो आती नहीं। मगर ऐसा लगता है ईरान की हिस्ट्री है, जब भी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ईरान इकट्ठा हो जाता है। जो बात डिसेंट थी वो थी, अब वो बैक बर्नर हो गई, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्योंकि उनको एक जो अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक जो रूल था उसके अगेंस्ट एक सेक्शन था जिसने रिवोल्ट किया था, जो प्रोटेस्ट किया था, स्ट्रीट पर आया था। मगर वो जो ऑटोक्रेटिक रेजीम है वो अभी भी तो कंटिन्यू है। उनके बेटे ने वो और उनके बेटे भी इक्वली ऑटोक्रेटिक हैं, क्योंकि क्लरिकल वही बैकग्राउंड से आते हैं। तो वो जो एक रोष था लोगों के बीच में, एक एंग्शियसनेस थी कि भाई हमको ये रेजीम चेंज करनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर के आनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आनी है, वो वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो तो कोलैप्स ही हो गया। यही कह रहे हैं कि सच्चाई है कि क्या ये सच्चाई है कि वहाँ प्रॉब्लम थी, वाकई प्रॉब्लम थी, इकॉनमी उनकी डिगमगा थी, इन्फ्लेशन थी, करप्शन थी, और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी बहुत ज़्यादा। आप हिजाब के प्रति देखें, जो एक प्रकार से मूवमेंट चली थी कितनी सक्सेसफुल थी। आप भी जो सक्सेसफुल थी, लोग सड़कों पे थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी वहाँ, क्योंकि वहाँ सैंक्शन लगी हुई है और ये ज़्यादा पैसा वो खर्च करते हैं अपने डिफेंस के इक्विपमेंट में। तो ये सच्चाई है कि जो प्रोटेस्ट थे वो सच्चाई थे। मगर ये भी सच है कि जब ये युद्ध हुआ तो वो जो प्रोटेस्टर हैं वो बैंक बंचर में चले गए और कहीं ना कहीं पूरा देश इकट्ठा हो गया एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। जब कहीं अगर आप देखें टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है जहाँ वो 100 से ज़्यादा जो बच्चियाँ थी जो स्कूल के अंदर जो मारी गई हैं, 150 से ज़्यादा, बल्कि वो भी बड़ा इम्पैक्ट किया है कॉमन ईरानी को। मगर आज की तारीख में ऐसा लग नहीं रहा कि जो इंटरनल डिसेंट थी, प्रोटेस्ट थे, वो सड़कों पे। और ये बासित के जो कमांडर मारे गए हैं, जो खुमानी, ये आपके जो अभी मारे गए हैं, वो भी एक प्रकार से इन बहुत रिस्पॉन्सिबल थे इनको कर्ब करने के लिए। मगर ऐसा सुनने में आ रहा है अब वो प्रोटेस्ट बैक बर्नर पे हैं। हो सकता कल को आ जाए कि ये सुलेमानी के मारने के बाद जो बासिस फोर्स कमांडर थे, फ़र्क पड़ा है, पर मुझे लगता नहीं कि अभी वो इशू अभी नज़र आ रहा है। अब ऐसा लगता पूरा ईरान इकट्ठा खड़ा है, ईरान का लीडर मारे जाते हैं, दूसरा लीडर आ जाता है, ईरान लड़ता जा रहा है। ईरान के पास जो रॉकेट और मिसाइल का भंडार अभी भी है, ईरान के पास ड्रोन्स भी हैं, और ईरान ने जो मिलिट्री वारफेयर को इकोनॉमिक वारफेयर बना दिया है। दुखती हुई नब्ज़ पे उसने हाथ लगा दिया है, चाहे वो मिडल ईस्ट की हो या अमेरिका की हो। अब ये समझ नहीं आया करे तो करे क्या। अमेरिका दलदल में फंस गया है, निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर उसको एक वे आउट नहीं मिल रहा कि दिखाए कि भाई हमारी जीत हुई है, हम वे आउट करें, वो नहीं मिल रहा। और अमेरिका इज़राइल के फोर्स करने से आया, ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है, ये लड़ाई इज़राइल की है।